हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे छोटे बच्चों, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ समता शुक्ला, आपकी विज्ञान की टीचर, विज्ञान की अध्यापिका। और बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 एंड फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, यानी कि भोजन और ये कहाँ से आता है। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की पढ़ाई को हम शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आपका क्लास 6 के बच्चों चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, भोजन और ये कहाँ से आता है। अलग अलग फूड आइटम्स को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। जैसे कि रोटी या चपाती को बनाने के लिए आपको आटा और वाटर की जरूरत होती है। दाल को बनाने के लिए आपको दाल भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, सॉल्ट और घी या तेल चाहिए और कुछ प्रकार के मसाले चाहिए होते हैं। इसी प्रकार से आप खीर जब बनाते हैं तो खीर बनाने के लिए आपको दूध और चावल और चीनी और कुछ मेवों की आवश्यकता होती है। इसके बाद फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत। ये हमें दो प्रकार से मिल सकते हैं। एक तो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें हमारी विभिन्न प्रकार की सब्जियां आ जाती हैं, फल फ्रूट और अनाज आ जाते हैं। और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चों, इसमें जैसे मांस, मछली है, अंडा है, दूध है, ये हमारा एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट कहलाता है। मांस, मछली, अंडा और दूध ये एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स कहलाता है। फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज, फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज। तो इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज में खाद्य सामग्री और उनके जो स्रोत हैं वो हमें दो प्रकार से मिलते हैं। एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं और दूसरे जो हमें मिलते हैं वो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। इसके बाद देखिए, जैसे इडली बनाने के लिए आपको चावल की आवश्यकता होती है और उड़द दाल की आवश्यकता होती है, सॉल्ट और कुछ वाटर चाहिए होता है। यानी कि आपको क्या चाहिए, थोड़े चावल चाहिए होते हैं, आपको दाल चाहिए होती है। तो ये कैसे है, ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। और उसके अलावा जब चिकन करी आपको बनानी होती है तो उसमें आपको चिकन की जरूरत होती है और ये एक प्रकार का जंतु उत्पाद है। ऑयल, घी, ये जंतु और पादप दोनों तरह से आपको मिल सकता है। जंतुओं से या पादपों से, दोनों तरह से आपको ये प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। स्पाइसेस जो हैं वो पादप उत्पाद हैं। और उसके बाद आपको यदि खीर बनानी है तो आपको मिल्क की आवश्यकता होगी और ये आपको क्या है, ये एक जंतु उत्पाद है। राइस जो है वो आपका पादपों से मिलने वाला उत्पाद है, यानी कि ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, ये आपको पौधों से मिलता है। चावल आपको कहाँ से मिलता है बच्चों, पौधों से मिलता है। जब धान की खेती की जाती है तो उससे आपको चावल मिलता है जिससे आप खीर बना सकते हैं। शुगर जो है ये भी शुगर केन से बनता है, यानी कि ये भी आपका प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। शुगर केन यानी जो गन्ने की खेती होती है उसमें आपको। के बाद आप नेक्स्ट देखें बच्चों, प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स यानी कि पादप उत्पाद। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं विभिन्न प्रकार के आपको इसमें फल दिखाई पड़ रहे हैं, सब्जियां दिखाई पड़ रही हैं। आलू है, गाजर है, सेब है, ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, टमाटर है, फूल गोभी है, केले हैं, नाशपाती है, अंगूर है। तो ये सब क्या है, आपके फल फ्रूट और सब्जियां हैं। और ये कैसे हैं, आपके पादप उत्पाद या प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्लांट्स हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं। ये हमारे खाने के लिए यूज होते हैं। इसके बाद फूड फ्रॉम एनिमल्स था, यानी कि जंतु उत्पाद है जिसमें विभिन्न प्रकार के मीट मछलियों का सेवन किया जाता है। दूध है और विभिन्न प्रकार का जैसे अंडा है जो भी दो कलर में भी आता है मार्केट में, एक रेड कलर में आता है और एक व्हाइट कलर में आता है। तो ये सभी उत्पाद हमें कहाँ से मिलते हैं, ये सभी उत्पाद हमें जंतुओं से मिलते हैं। और विभिन्न प्रकार के विटामिन को अब्सॉर्ब करने के लिए शरीर में बच्चों कुछ विटामिन जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो फैट में ही सॉल्यूबल होते हैं वो फैट सॉल्यूबल विटामिन कहलाते हैं, वो फैट सॉल्यूबल विटामिन कहलाते हैं। इसका मतलब हमको घी और बटर भी थोड़ा अच्छी मात्रा में खाना चाहिए ताकि उससे जो विटामिन जैसे विटामिन डी है तो विटामिन डी जो ये फैट सॉल्युबल विटामिन कहलाता है। और कुछ होते हैं जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो इसके लिए हमें पानी का इंटेक अपने शरीर में अच्छा रखना होगा ताकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो इसमें अच्छे से घुल करके हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके। इसके बाद आप देख पा रहे हैं पौधों के
खाने योग्य भाग यानी कि एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट। आप देख रहे हैं जैसा कि प्लांट में सीड्स होते हैं, ये भी एडिबल पार्ट है यानी कि खाने योग्य भाग है। स्टेम्स भी खाई जाती हैं, फ्रूट्स भी खाए जाते हैं, रूट्स भी खाई जाती हैं। गाजर क्या है? गाजर एक पौधे की जड़ है। गाजर क्या है बच्चों? ये जड़ है एक पौधे की, तो गाजर जड़ के रूप में खाई जाती है और ये इसको हम फल मानते हैं या इसको हम सब्जी की कैटेगरी में रख लेते हैं। लीव्स यानी कि पत्ता गोभी जो है उसके पत्तों को खाने के काम में लिया जाता है। इसके बाद फ्लावर्स है यानी कि जो फूल गोभी है या ब्रोकली है, ये एक पौधे का फूल भाग होता है, इसको फ्लावर पार्ट कहते हैं और इसको भी हम खाने के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी कि जितने भी बीज हैं, बीज को खाने के रूप में यूज कर सकते हैं हम, तना को भी हम खाने के रूप में यूज कर सकते हैं, फल को भी हम खाने के रूप में यूज करते हैं, जड़ों को भी हम खाने के रूप में यूज करते हैं, पत्तियों को भी हम खाने के रूप में यूज करते हैं बच्चों। और उसके बाद हम फ्लावर्स यानी कि फूल को भी खाने के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी कि पूरा का पूरा प्लांट ही एडिबल होता है, अलग अलग पौधों में अलग अलग पार्ट्स को खाने के रूप में यूज किया जाता है। उसके बाद आप देखिए कि स्प्राउट्स, मैंने पिछली कक्षा में आपको अंकुरित अनाज के बारे में बताया था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई बीज है और यहाँ इसको जब भिगा देते हैं, यहाँ पे छोटा सा अंकुर निकल आता है, यहाँ पे छोटा सा अंकुर निकलता है और ये बीज है जो इसमें जो अंकुर ऐसे निकलता है, इसी अंकुर को हम क्या कहते हैं बच्चों? स्प्राउट्स कहते हैं। यही अंकुर क्या कहलाते हैं? यही स्प्राउट्स कहलाते हैं। स्प्राउट्स यानी कि अंकुर। तो ये अंकुर कैसे निकलते हैं? ये जर्मिनेशन की प्रोसेस के तहत ये अंकुर निकलते हैं बच्चों। आप ये घर में अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। आप आज घर में जाएं और घर में अपने चना या मूंग की, खड़ी मूंग होगी या चना होगा, उसको यदि आप पानी में भिगा देते हैं तो रात भर भीगने के बाद वो सुबह फूल करके बड़ी हो जाती है और उसके बाद आप उसके पानी को अलग करके सूखे दानों को रख दीजिए ढक करके, तो अगले दिन आप पाएंगे कि उनमें छोटे छोटे अंकुर निकल रहे हैं और ये अंकुर क्या करते हैं? यही बाद में पौधे का निर्माण करते हैं। यही अंकुर बाद में पौधों का निर्माण कर देते हैं, पौधे का निर्माण कर देते हैं यही अंकुर। यानी कि ये किस प्रक्रिया के तहत होता है बच्चों? ये जर्मिनेशन की प्रोसेस के तहत होता है और जर्मिनेशन को ही हम हिंदी में अंकुरण कहते हैं। यानी कि अंकुर के निकलने को हम अंकुरण कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। और जर्मिनेशन होने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है बच्चों? सबसे ज्यादा आवश्यक है मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि जब उसको नमी मिलती है तभी जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है और उसके बाद वो बीज एक्टिव हो जाता है। उसके बाद अंकुर से ही धीरे धीरे छोटे पौधे का निर्माण होता है, उसके बाद उस पेड़ का निर्माण हो जाता है जिसमें मूंग या चना लगता है। तो यानी कि अंकुरित अनाज जो है ये कैसा होता है बच्चों? इसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो जाती है, यानी कि प्रोटीन का कंटेंट इसमें क्या होता है? स्प्राउट्स में क्या होता है? हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। स्प्राउट्स जो होता है ये हाई प्रोटीन कंटेंट उत्पाद है, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है इसमें। और नॉर्मल चने में या नॉर्मल मूंग में प्रोटीन जितना होता है, जर्मिनेशन के बाद उसमें प्रोटीन का कंटेंट और ज्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर अच्छा प्रोटीन आपको चाहिए तो अंकुरित अनाजों का आपके डेली की लाइफ में संतुलित भोजन के पूर्ण होने के लिए डेली लाइफ में आपको प्रोटीन कंटेंट अच्छा रखना चाहिए और जिसमें आपके अंकुरित अनाज बहुत अच्छी सहायता कर सकते हैं। यानी कि अगर डेली थोड़ा सा अंकुरित अनाज भी या सलाद के रूप में या सुबह के नाश्ते के रूप में आप लेते हैं तो इससे अच्छा कोई भी नाश्ता नहीं होता है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं बच्चों नेक्टर, या हम मकरंद की बात करेंगे। तो ये मकरंद जो होता है ये क्या होता है बच्चों? आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे आपको शहद का छत्ता दिखाई पड़ रहा है। ये क्या है? ये शहद का छत्ता है। ये क्या है बच्चों? ये शहद का छत्ता है, यानी कि हनी बी। ये छत्ता है शहद का और इससे हमें क्या मिलता है बच्चों? इससे हमें शहद मिलता है। ये क्या है? इससे हमें शहद मिलता है। शहद कैसा है?
इसमें विवाद है कि ये शहद प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्लांट एंड एनिमल दोनों प्रोडक्ट है, क्योंकि जो शहद है, शहद बनता कैसे है, बहुत बड़े बड़े फूलों के खेतों में जो मधुमक्खियां होती हैं एक लिमिटेड समय के लिए नेक्टर यानी कि फूलों का रस, यानी कि जिसे हम मकरंद कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बच्चों, ये फूलों का रस कहलाता है, फूलों का रस कहलाता है ये। और फूलों का रस एक लिमिटेड पीरियड के लिए वो चूसती हैं, और चूसने के बाद अपने आगे के समय में वो मकरंद को इकट्ठा करके छत्ता बना करके और उसमें प्रोसेस करके मधुमक्खियों की हेल्प से ये शहद तैयार होता है। तो ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी है और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट भी है, लेकिन चूंकि वो उनके शरीर के अंदर नहीं बनता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शहद भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट ही है, क्योंकि ये फूलों के रस से बनता है। मधुमक्खियां यूज करती हैं, मधुमक्खियां फूलों के रस को इकट्ठा करके लेके आती हैं, हेल्प करती हैं, लेकिन ये प्लांट के रस से ही बनता है, इसलिए ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट कहलाएगा, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट कहलाएगा। अब एक चीज आप देखें कि जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़े अजवाइन की खेती है, तो अजवाइन के फूलों का जो स्वाद होगा वो डिफरेंट होगा, और उसके बाद मान लीजिए फूल गुलाब की खेती है, तो गुलाब के फूलों का रस एकदम अलग होगा। तो जो अजवाइन के फूलों के रस से बना हुआ शहद होगा उसका टेस्ट अलग होगा हल्का सा, और जो गुलाब के फूलों से रस से बना हुआ शहद होगा बच्चों, उसका टेस्ट अलग होगा। यानी अलग अलग मकरंद से अलग अलग प्रकार का शहद बन सकता है, इसीलिए अलग अलग एरियाज में शहद का टेस्ट भी डिफरेंट या अलग अलग होता है। हल्का सा खटास लिए हुए होगा अगर वो अजवाइन के फूलों का बना हुआ टेस्ट होगा, और अगर गुलाब के फूलों के रस से बना हुआ शहद है तो वो बहुत ही ज्यादा मीठा होगा। यानी कि फूलों के रस से मधुमक्खियां क्या करती हैं, मधुमक्खियां फूलों के रस से मकरंद जिसे कहते हैं, इसे हम अंग्रेजी में नेक्टर कहते हैं, उसको इकट्ठा करती हैं और उसके बाद छत्ते में ले जा करके उसको शहद का निर्माण करती हैं। जो शहद है वो बहुत प्राकृतिक रूप से कैसा होता है, शहद प्राकृतिक रूप से बच्चों मीठा होता है, शहद प्राकृतिक रूप से मीठा होता है, शहद प्राकृतिक मीठा होता है, इसमें अलग से कोई चीनी नहीं मिलाई जाती, शहद प्राकृतिक रूप से मीठा होता है। और ये कैसे बनता है, फूलों के मकरंद से बनता है, और किसकी सहायता से बनता है, ये हनी बी की सहायता से बनता है, हनी बी। जैसे एक समय पे दुग्ध क्रांति हुई थी, जैसे एक समय पे हरित क्रांति आई थी हमारे देश में, वैसे ही इस समय पे इस हमारे देश में स्वीट क्रांति चल रही है, यानी कि स्वीट क्रांति चल रही है। हरित क्रांति चल रही थी, दुग्ध क्रांति चल रही थी, अब ये स्वीट क्रांति चल रही है। और इस स्वीट क्रांति में क्या हो रहा है, जो मधुमक्खियों की संख्या में कमी आ रही है, तो इसमें मधुमक्खियों का पालन करके मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और एक शहद क्रांति नाम से एक अभियान चलाया गया है जिसे हम शहद क्रांति कहते हैं, स्वीट क्रांति। शहद का उत्पादन बढ़ाने के लिए मधुमक्खियों का पालन बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो शहद का उत्पादन कैसे होता है, फूलों के रस से शहद का उत्पादन होता है, और ये एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। ये कैसा प्रोडक्ट है, ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। मधुमक्खियां क्या करती हैं, फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद जो है वो वर्ष के केवल कुछ ही समय में उपलब्ध होते हैं, और उसके बाद क्या करती हैं मधुमक्खियां इस मीठे रस का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे साल इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। शहद का उपयोग बच्चों खाने के लिए और दवा के रूप में भी किया जाता है। इसके बाद आप सभी देखिए कि भोजन के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो भोजन के आधार पर जंतु बच्चों 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला प्रकार का जंतु है शाकाहारी, यानी कि शाकाहारी प्रकार के जंतु जो होते हैं ये पौधों पर ही अपनी जीविका के लिए निर्भर होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये पौधों पर निर्भर होते हैं, पौधों पर निर्भर होते हैं।
भोजन के आधार पे जंतु कितने प्रकार के पाए जा रहे हैं? भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 प्रकार के वर्गीकरण में विभाजित किया गया है। भोजन के आधार पे जंतु 3 प्रकार के पाए जाते हैं। पहली प्रकार का जंतु है हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी, जिसे आप नाम से ही समझ सकते हैं कि वो शाक का आहारी होगा, यानी कि विभिन्न प्रकार के पौधों पर ही ये निर्भर होते हैं इस प्रकार के जीव जंतु। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाथी है तो इतना बड़ा प्राणी, लेकिन चूंकि ये शाकाहारी प्राणी है। कैसा है हाथी? शाकाहारी है। हाथी कैसा है बच्चों? हाथी शाकाहारी प्राणी है और ये पूर्ण रूप से पेड़ पौधों की पत्तियों पर ही निर्भर होता है अपना जीवन यापन। इसके खाने के लिए जो है केवल पेड़ पौधे और पत्तियों का ही ये सेवन करता है। भले ही ये बहुत बड़ा प्राणी है, लेकिन ये शाकाहारी प्राणी होता है। इसके बाद आप देखें कि हाथी कैसे पत्तियों को तोड़ के खा रहा है, यानी कि वो केवल डालों की पत्तियों को तोड़ करके खा लेता है और शाकाहारी पौधे जो होते हैं। उसके बाद देखें कुछ कॉर्निवोर्स होते हैं बच्चों, जैसे कि विभिन्न प्रकार के शेर, चीता, ये जानवर जो है ये कॉर्निवोर्स होते हैं, यानी कि इन्हें हम क्या कहते हैं? ये मांसाहारी कहलाते हैं। ये अपने जीवन के लिए पूर्ण रूप से मांस पर डिपेंड होते हैं। जो विभिन्न प्रकार के दूसरे जीव जंतुओं का सेवन करते हैं और मांस पर डिपेंड होते हैं, ये मांसाहारी जीव जंतु कहलाते हैं। जो केवल शिकार करते हैं, दूसरे जीव का शिकार कर लेते हैं और उसके मांस पर ही अपना जीवन निर्भर करते हैं, ये मांसाहारी जीव कहलाते हैं। जैसे कि आपका शेर हो गया, चीता हो गया और विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर हैं, ये कैसे होते हैं? ये मांसाहारी होते हैं। इसके बाद एक और तीसरा प्रकार है बच्चों, देखिए आपका स्क्रीन पे भोजन के रूप में खाई जाने वाली सामग्री है। प्राणियों के नाम हैं, बकरी है, छिपकली, शेर, सांप, बिल्ली और मनुष्य। तो पेड़ पौधों से प्राप्त अनाज, फल, चारा और सब्जी, जिसमें से बकरी जो है वो अनाज और चारा का सेवन करती है। पर जो छिपकली है, छिपकली चूंकि कीटों का सेवन करती है, तो ये कैसी प्राणी हुई? आपको इसमें कैटेगरी बनानी होगी कि ये शाकाहारी है या ये मांसाहारी है। तो ये देखिए, जैसे बकरी है ये आपका शाकाहारी प्राणी हो गई, और कीट जो है ये आपका कीट खा रही है तो इसलिए ये मांसाहारी हो गई। अब किसी छिपकली को आपने कभी पत्ती खाते हुए नहीं देखा होगा। शेर है, ये शाकाहारी नहीं है, ये मांसाहारी जीव कहलाता है। शेर जो है ये मांसाहारी जीव कहलाएगा, यानी कि इसको हम कॉर्निवोरस कहते हैं। सांप है, ये बच्चों आपने देखा है कभी कभार कि ये दूध पीता है कभी कभी, लेकिन वैसे सांप को मेढक या कीट पतंगे ही पसंद होते हैं और सांप मांसाहारी जीवों की कैटेगरी में ही आता है। उसके बाद बिल्ली जो है वो आपको मांसाहारी और शाकाहारी दोनों कह सकते हैं, क्योंकि बिल्ली रोटी वगैरह भी खाती है और दूध भी पी लेती है, तो इसलिए ये सर्वाहारी की कैटेगरी में आती है। ये कैसी कैटेगरी में आती है बच्चों? ये सर्वाहारी, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में ऑमनिवोर्स कहते हैं, ये ऑमनिवोर्स की कैटेगरी में आती है। और उसके बाद हम मनुष्य हैं, हम भी विभिन्न प्रकार के अनाज, फल, फूल और सब्जियों का सेवन करते हैं, विभिन्न प्रकार की मांस और मछली का भी सेवन करते हैं। तो भोजन के रूप में खाई जाने वाली सामग्रियों पे को देख करके हम ये जान सकते हैं कि हम किस प्रकार के प्राणी हैं। 3 प्रकार के प्राणी पाए जा रहे हैं, एक तो हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी और तीसरे प्रकार का प्राणी हो गया सर्वाहारी। यानी कि ये देखिए ऑमनिवोर्स आप देख पा रहे हैं, ऑमनिवोर्स ऐसे हैं जो पादप उत्पादों पे भी डिपेंड होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों? ये पौधों पर भी निर्भर होते हैं और ये जंतुओं पर भी निर्भर होते हैं, दोनों प्रकार पे निर्भर होते हैं। इस प्रकार के जीव जंतु क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी कहलाते हैं, जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी यूज करते हैं और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी यूज करते हैं। इस प्रकार के प्राणी क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी प्राणी, यानी कि ऑमनिवोर्स कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? ये ऑमनिवोर्स कहलाते हैं, यानी कि खाद्य सामग्री के आधार पे जीवों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया शाकाहारी जीव, यानी कि हर्बीवोर्स,
दूसरा हो गया मांसाहारी जीव यानी कि कॉर्निवोर्स, और तीसरा हो गया सर्वाहारी जीव यानी कि ओमनिवोर्स। ये देखिए नीचे शिकार कर रहा है, ये कॉर्निवोर कहलाएगा बच्चों। ये जो फल फ्रूट सब्जियां हम खा रहे हैं ये हर्बीवोर कहलाएगा, और ये दूसरे प्रकार का है जो फल फ्रूट भी खा सकते हैं और सब्जियां भी खा सकते हैं और मांस भी खाते हैं, ये सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं तीन अलग अलग तरीके से। हर्बीवोर्स मतलब वो होते हैं जो शाकाहारी जीव होते हैं। हर्बीवोर्स वो होते हैं बच्चों जिन्हें हम सिंपल शाकाहारी कहते हैं, जो केवल और केवल शरीर के स्ट्रक्चर पे या शरीर के उस पे नहीं निर्भर करता कि कितना बड़ा है या छोटा है। यदि वो शाकाहारी है, जैसे कि हाथी बहुत बड़ा प्राणी होता है लेकिन ये पूर्णतः शाकाहारी प्राणी है। आपकी गाय हो गई, ये पूर्णतः शाकाहारी होती है, ये केवल घास और चारे पर निर्भर करती है और हमें दूध भी देती है। उसके बाद देखिए ये जीब्रा हो गया, जीब्रा भी आपका एक शाकाहारी प्राणी है और ये भी घास खा करके ही जिंदा रहता है, विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स को खाता है। रैबिट है, देखिए खरगोश, ये भी पूर्णतः शाकाहारी होता है, मतलब ये किसी भी प्रकार के मांस का सेवन यदि इसको दे भी दिया जाए तो ये नहीं खाएगा। उसके बाद बकरी हो गया। तो ये आपको शाकाहारी प्राणियों की लिस्ट दिखाई पड़ रही है ऑन द योर लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद कॉर्निवोर्स में देखिए आपको शेर दिखाई दे रहा है, चीता दिखाई दे रहा है, शेर दिखाई दे रहा है, ये है सांप, उसके बाद ये है चीता, आपकी ये हो गई व्हेल मछली। व्हेल मछली क्या करती है, अपने से छोटी मछलियों का सेवन कर लेती है और उसके बाद ये कॉर्निवोर्स की कैटेगरी में आती है। उसके बाद कुछ ऐसे जीव होते हैं जो ओमनिवोर्स कहलाते हैं, यानी कि जो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी सेवन करते हैं और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी सेवन करते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये सर्वाहारी कहलाते हैं, यानी कि जो सब कुछ खाते हैं वो सर्वाहारी, सर्वाहारी कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये मांसाहारी कहलाते हैं। यानी कि खाने के आधार पे तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हो गया शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी और तीसरा हो गया सर्वाहारी, जिसमें आपका पिग है। पिग प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी सेवन कर लेती है और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी सेवन कर लेती है। उसके बाद भालू है, ये भालू भी ओमनिवोरस कहलाता है। और हम सभी मनुष्य हैं, हम भी सर्वाहारी हैं क्योंकि हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। उसके बाद ये जो मुर्गी है ये भी सर्वाहारी है, ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी सेवन करती है और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का भी सेवन करती है। तो इसका मतलब खाद्य सामग्री के आधार पे तीन प्रकार की कैटेगरी हो गई, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स। इतना ये आपका कंप्लीट हो गया है चैप्टर। बच्चों आज की कक्षा में समय की कमी के कारण हम इतना ही जान पाएंगे, इतना ही पढ़ पाएंगे। आज की कक्षा में इतना ही। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी बच्चों, और जो नहीं समझ में आ रही तो आप चैट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।